हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स पाठ्य 1 का जिस पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट। इस चैप्टर का हम पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव सीरीज बता दिए हैं, यह पार्ट 2 है। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जाकर डाल देंगे, आप लोग जाकर पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। आज हम प्रकाश के परावर्तन का सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा आज के क्लास में, और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम बीच में एक अच्छा सा ट्रिक भी बताते हैं कि आप लोग कैसे याद करेंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? किसी भी लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक स्थिति के 2 वक्रता केंद्र होती है क्योंकि लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है। लेंस की 2 वक्र सतहें होती है और लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा, लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। लेंस की जो होती है वह 2 वक्र सतह होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो किसी भी लेंस द्वारा आवर्धन होता है तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यह बीमाहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ही जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, इसके पहले क्लास में हम लोग बताए हुए थे भी, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसको याद कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, फिर से यही क्वेश्चन आ गया। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो यह ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेंस बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो कहलाता है। यानी कि जो लेंस अंदर की ओर धंसा हुआ हो, जो यानी कि इस प्रकार धंसा हुआ हो, तो कौन सा लेंस होगा? ये बीच में धंसा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो यह हो जाएगा अवतल लेंस। तो फाइनली जो लेंस बीच में धंसा हुआ रहता है वो अवतल लेंस हो गया। इसका डिफिनेशन भी हो गया कि वैसा लेंस जो बीच में धंसा हुआ रहता है अवतल लेंस कहलाता है। हो गया फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंस बीच में उभरा हुआ रहता है वो लेंस कहलाता है। तो बीच में जो उभरा रहेगा यानी कि ऐसे रहेगा, ऐसे, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, यानी कि बीच में उठा हुआ या उभरा हुआ। तो वैसा लेंस जिसके बीच में ये बीच वाला सतह उठा हुआ हो या उभरा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए 1 डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वह 100 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं उत्तल लेंस कहेगा तो अभिसारी हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन अवतल लेंस कह रहा है, तो अवतल लेंस के लिए उसका दूसरा नाम हो जाएगा अपसारी लेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसी दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्या दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन
आई बाई साइन आर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम फाइनली v से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को u से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए m बराबर v बाई यू। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर उस पर क्वेश्चन आए तो 1 नंबर में रहेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला दे देगा। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो डी नंबर होगा, v बाई यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो किसी भी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो 1 डायोप्टर होती है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है? तो एक उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले एक डायग्राम इस तरह का बनाए हुए थे, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा दिख रहा है आपको। तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस को कहते हैं, अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। इसका जो फाइनली आंसर होगा वह होगा आप लोगों का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप लोग जान लीजिएगा प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो यह एक हो जाएगा इसका डायग्राम, यह हो जाएगा आपतित किरण, यह हो जाएगा परावर्तित किरण और यह हो जाएगा अविलंब। यह हो जाएगा अविलंब, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होता है। एक यह डिफिनेशन हो गया और एक डिफिनेशन हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह इसका आंसर हो जाएगा। और आपतन कोण कौन हुआ? तो आपतन कोण यह हो गया और परावर्तन कोण यह हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो इसका फाइनली जो आंसर वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध होता है वह F बराबर R/2 होता है। इसको डिफाइन करने के लिए कहता है, जो कि 2 नंबर में पूछेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा F बराबर R/2 हो जाएगा, यानी कि C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण होगा। तो संभवतः वह दर्पण होगा वह समतल और उत्तल दोनों दर्पण हो सकता है, समतल और उत्तल दोनों दर्पण होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग इसको पहले जान लीजिएगा। जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर्च लाइट या टॉर्च के वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का आकृति होगा। तो इसका जो आकृति होगा आभासी एवं सीधा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है प्रतिबिंब को। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु को रखा जाता है ध्रुव और फोकस के बीच में, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और अनंत के बीच में बनेगा। तो वो कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है और वही काल्पनिक प्रतिबिंब का होता तो ऋणात्मक हो जाता। वास्तविक प्रतिबिंब का धनात्मक और काल्पनिक प्रतिबिंब का ऋणात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद
जैसे कि एक डायग्राम बना लेते हैं और तो यह फोकस हो गया। तो अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद कोई किरण आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक ही किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो वह विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो वह अविलोम की ओर मुड़ जाती है। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ है अविलोम की ओर मुड़ जाती है, अविलोम की ओर मुड़ जाती है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो कैसे व्यक्त किया जाता है? तो इसका देखते हैं फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दोगुना द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा और फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहा जाता है। तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगी उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि आप लोग बल्ब देखते हैं, आप लोग घर में लगा हुआ रहता है, तो उस बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, तो जब प्रकाश निकलता है तो इस प्रकाश का स्रोत क्या है? तो वह बल्ब है। उसी प्रकार जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरी ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय जो पृष्ठ से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, सभी सही है। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को अभी कुछ भी नहीं माना गया है, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है, यानी कि ना तरंग माना गया है और ना ही कण माना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति है वह कहाँ होगी? तो फाइनली जो देखते हैं इसमें से क्या कहाँ होगी? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वह दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही होगा। तो अब जाकर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और अनंत के बीच में बनेगा, जो कि आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिन के समय में निम्न में से क्या वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है? तो दिन के समय में आप लोगों को पता है देखने के लिए कौन सी स्रोत मदद करता है? तो प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश अगर नहीं आप लोग के घरों तक पहुँचे तो कोई भी सामान आप लोग नहीं देख पाते हैं। वही जैसे कि आप लोग जैसे एग्जांपल ले लीजिए रात के समय में जब सूर्य दिखाई नहीं देता है तो आप लोग किसी न किसी स्रोत का बंदोबस्त करते हैं जिससे कि आप अपनी सामान को अच्छी ढंग से देख सकें। तो उसको देखने के लिए जैसे कि आप लोग यूज करते हैं सर्च लाइट, बॉल, ये सब घरों में बिजली वगैरह जलता है तो उसके माध्यम से देखते हैं। और दिन में जो होता है वह सूर्य की प्रकाश ही हम लोगों को मदद करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होइएगा कि अवतल दर्पण। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को और आप लोग पार्ट 2 जो कि है इसको देख लीजिएगा और पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से टिक लगा सकते हैं। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी संकोच नहीं होगा, ना आप लोगों को रटना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन। केवल वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिए और जाके एग्जाम में आराम से टिक लगा दीजिए। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आज का जो क्लास कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।